सो हेलो एवरीवन, एक और क्वेश्चन है हमारे पास जिसमें कि क्या कह रहा है करेक्ट स्टेटमेंट वन और टू। देख रहे हो आप जेई मेंस के जितने भी क्वेश्चन पूछ रहे हैं उसमें स्टेटमेंट वन स्टेटमेंट से रिलेटेड बहुत ज्यादा क्वेश्चन है। इससे फायदा ये होता है कि एक टाइम पे दो क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, ठीक है ना। चलो देखते हैं क्वेश्चन क्या कर रहा था। स्टेटमेंट वन कह रहा है कि द करेक्ट ऑर्डर ऑफ द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ फ्लोरीन, ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन। अच्छा, फ्लोरीन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन में अगर आप देखते हो तो करेक्ट ऑर्डर पूछ रहा है, तो करेक्ट ऑर्डर सही है। फ्लोरीन का सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होता है, उसके बाद ऑक्सीजन का होता है, उसके बाद नाइट्रोजन का होता है एवरीवन, ठीक है। ये तो, और फिर जब आप एनसीईआरटी के, जब मैं दिखाता हूँ एक सेकेंड, ठीक है। चलिए देख लेते हैं एनसीईआरटी में कहाँ पे है ये, ठीक है। मैं आपको एनसीईआरटी में दिखाता हूँ। पीरियोडिक टेबल, ठीक है। ये सबसे लास्ट पोर्शन में होगा, है ना। ये इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वाले पोर्शन पे होगा। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी आ चुका है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, ठीक है। यहाँ पे आप जब देखोगे तो सबसे ज्यादा में जो है असाइन किया गया है, ठीक है। सबसे ज्यादा किसको वैल्यू असाइन किया गया है? फ्लोरीन का, ठीक है। एलिमेंट कंसिडर टू बी द हाईएस्ट और ग्रेटेस्ट एबिलिटी टू अट्रैक्ट इलेक्ट्रॉन, ठीक है। यहाँ पे थोड़ा सा कॉर्नर पे नहीं आ रहा है, ठीक है। बट कोई नहीं, एक बार फिर से थोड़ा जूम ज्यादा कर लूंगा तो शायद आ जाए। एबिलिटी टू अट्रैक्ट इलेक्ट्रॉन, ठीक है। आई एम सॉरी, पर ये पूरा एनसीईआरटी इसमें नहीं आ पा रहा है, ठीक है ना। तो ये इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का जो ऑर्डर आप जब देखोगे यहाँ पे, जब आप लिस्ट में आओगे तो ये देखो फ्लोरीन का सबसे ज्यादा है 4.0, ठीक है। उसके बाद ऑक्सीजन एवरीवन जो 3.5 होता है, और नाइट्रोजन और क्लोरीन में थोड़ा सा कंफ्यूजन होता है, पर यहाँ पे कोई कंफ्यूजन की बात ही नहीं थी, क्योंकि जस्ट ऑक्सीजन और नाइट्रोजन का ही पूछा था, इसमें किसी भी तरीके से क्लोरीन का इन्वॉल्वमेंट नहीं था, ठीक है। तो इस तरीके से आप जब देखोगे तो यहाँ फ्लोरीन, ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन ये तीनों सही ऑर्डर में है, तो पहला स्टेटमेंट सही हो जा रहा है। अब पूछ रहा है कि ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ ऑक्सीजन इन OF2, ठीक है, OF2। और साथ ही साथ पूछा है ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ ऑक्सीजन इन Na2O। जब इस दोनों को देखोगे आप, एक सेकेंड, ठीक है, ठीक है। इसे थोड़ा सा और साइज बड़ा कर देता हूँ, है ना, क्लियरली नहीं, हाँ दिख रहा है अब। तो जब आप ये OF2 को देखोगे तो ऑक्सीजन जो होता है इस केस में केवल और केवल प्लस ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है, क्योंकि यहाँ पे जो है फ्लोरीन सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होने की वजह से इससे ये कभी भी प्लस नहीं शो करता है, ये हमेशा माइनस ही कहेगा। ये हमेशा कहता है नहीं भैया मैं कभी चेंज नहीं हो सकता, ये ऑनेस्ट आदमी है, ठीक है। तो ये हमेशा माइनस रहता है। ऑक्सीजन यहाँ पे थोड़ा मजबूर हो जाता है, क्योंकि सबसे ताकतवर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के बारे में बात कहूँ तो नहीं रहने की वजह से इसे चेंज होना पड़ता है। पर ये है, ये बहुत ताकतवर है जिसकी वजह से चेंज नहीं होता है, तो ये ऑक्सीजन यहाँ पे +2 शो करता है। लेकिन जब ये मेटल के साथ रहता है जैसे कि Na2O में, तो यहाँ पे ये जो है प्लस ऑक्सीडेशन की जगह माइनस शो करता है। तो यहाँ सोडियम जो है खुद का प्लस शो करता है, सिंस यहाँ पे दो सोडियम है तो दो Na+ बनेंगे, और दो Na+ होंगे तो इसका मतलब ऑक्सीजन के पास दो नेगेटिव आएंगे, और यही वजह है जिसकी वजह से जो ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ पे -2 होता है एवरीवन, ठीक है। तो इस वाले में हम कह सकते हैं कि दोनों स्टेटमेंट सही था। तो अगर आपको कोई ऑप्शन दिख रहा है, अच्छा पहला ही ऑप्शन दिख रहा है जो कह रहा है कि दोनों स्टेटमेंट सही है, तो पहला ही ऑप्शन दोनों का करेक्ट था एवरीवन, ठीक है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में हमारे पास कुछ अलग ही पूछा गया है ना, बहुत ही बेसिक क्वेश्चन पूछा गया है। ऑन द बेसिस ऑफ द इंडक्टिव इफेक्ट द ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ अल्काइल कार्बन आयन, ओके। तो हमारे पास कार्बन आयन दिया हुआ है और उसका स्टेबिलिटी का ऑर्डर पूछा है, बहुत ही इजी क्वेश्चन है ना, GOC1 का क्वेश्चन है, ठीक है। तो जस्ट स्टेबिलिटी बताना है तो क्या कर सकते हो आप, CH3 माइनस, ये कार्बन आयन क्या होता है, ये -I से स्टेबल होता है, -M से स्टेबल होता है ना, ठीक है। तो इन दोनों से स्टेबल होगा, और अनस्टेबल किससे होगा, +I से और +M से, ठीक है। अगर आप इतना बातें याद रखते हो तो बहुत अच्छी बात है, ठीक है। अब मैं शो करता हूँ कैसे। तो इनमें से स्टेबल कौन सा है, अगर आप CH3 माइनस को देखोगे तो CH3 माइनस पहले एक एनायन है, अब CH3 और CH2 माइनस, ठीक है। ये क्या है, ये तो एनायन था, इसको जो है +I मिल रहा है, ये क्या मिल रहा है, +I। तो ये जो है इससे तो कम ही स्टेबल होगा, तो ये ज्यादा स्टेबल हो जाएगा। इसके बाद हमारे पास दो मिथाइल ग्रुप है एवरीवन, ठीक है। तो हमारे पास और भी कमजोर और भी अनस्टेबल बनाएगा इस वाले कार्बो एनायन का, ठीक है। इस वाले कार्बो एनायन को और भी अनस्टेबल बनाएगा, तो ये और भी अनस्टेबल हो जाएगा, ठीक है। इसी तरीके से हमारे पास लास्ट वाले की मैं जब बात करता हूं तो यहाँ पे CH3 3 मिथाइल ग्रुप अगर जुड़े हुए हैं
तो ये और भी सबसे ज्यादा अनस्टेबल ये हो जाएगा इन चारों के कंपैरिजन में। इसलिए ऑर्डर जो है ये जो दिया हुआ था ये सही था एवरीवन, ठीक है। ठीक है, तो इसका मतलब है कि ये स्टेटमेंट सही है। आगे बात करते हैं सेकंड स्टेटमेंट की। एराइल एंड बेंजाइल कार्बो एनायंस आर मोर स्टेबलाइज्ड बाय इंडक्टिव इफेक्ट एंड नॉट बाय रेजोनेंस। ओ यहाँ पे थोड़ा सा गड़बड़ हो गया, क्योंकि एलाइल वाले की मैं बात करूं, एलाइल वाला ऐसा होता है, ठीक है, एक डबल बॉन्ड होता है और वहां पे हमारे पास कार्बो एनायन होता है, और एक हमारे पास बेंजाइल वाला होता है। बेंजाइल वाला में क्या होता है कि बेंजीन के ऊपर एक जो कार्बन होता है पहला वाला उसके ऊपर नेगेटिव होता है, ठीक है। तो ये बेंजाइल कार्बन आयन है, ठीक है, सबको पता है। और ये क्या है, एलाइल है, ठीक है। अगर इसमें किसी को कंफ्यूजन हो गया तो गड़बड़ हो जाता है, ठीक है ना। तो इस वाले में आप देखोगे तो यहाँ पे रेजोनेंस है, यहाँ पे भी रेजोनेंस है, लेकिन ये कह रहा है नॉट बाय रेजोनेंस, तो इसका मतलब ये गलत हो गया ना, है ना। तो ये सेकंड स्टेटमेंट हमारा गलत है, पहला स्टेटमेंट सही है। तो अगर मैं कोई ऑप्शन चूज करूँ तो क्या होगा, स्टेटमेंट 1 करेक्ट एंड 2 इज इनकरेक्ट। ओके, सी इज द राइट आंसर एवरीवन। अच्छा, ये समझ में आ गया ना कैसे कैसे यहाँ पे क्यों, क्योंकि यहाँ पे ये रेजोनेंस हो रहा है, यहाँ पे भी आप देखो रेजोनेंस हो रहा है, यहाँ पे भी आप देखो ये जो है कई पोजीशन पे जाएगा, पहले यहाँ पे आएगा, फिर ये यहाँ पे जाएगा, फिर ये यहाँ पे जाएगा, फिर अगेन यहाँ पे आएगा, नहीं तो फिर अगेन यहाँ पे जाएगा, है ना। तो यहाँ इस तरीके से वो जो है रेजोनेंस शो करेगा, ठीक है। तो आंसर क्या हो जाएगा, सी इज द राइट आंसर। चले देखते हैं अपने अगला क्वेश्चन एवरीवन। सो ये वाला क्वेश्चन थोड़ा अच्छा था एवरीवन, ठीक है। इस वाले क्वेश्चन में आप देख सकते हो, आई थिंक इस क्वेश्चन में थोड़ा सा स्टूडेंट ने गलत इन्फॉर्मेशन दिया या क्या, जो भी है आप देख सकते हो हमारे पास इस तरीके से। अगर आप इनमें से जो भी आपको क्वेश्चन लगे कि नहीं ये वाला ऑप्शन नहीं था या ये वाला ऑप्शन नहीं था, तो आप इनमें से चूज कर लेना, ठीक है। मैं रिएक्शन बता देता हूँ कि क्या होता है इस वाले केस में। क्या होगा, ये जो है ये कुछ सीएन इस तरीके से बेंजाइल आइसोसाइनाइड पूछा था। बेंजाइल आइसोसाइनाइड कहने का मतलब ये है कि ये जो होना चाहिए, ये वाले कार्बन पे हमारे पास आइसोसाइनाइड यानी कि एनसी ग्रुप जुड़ा होना चाहिए। लेकिन यहाँ पे जब आप देखोगे तो यहाँ पे इस वाले पहले ए में जब आप देखोगे तो ये सीएन जुड़ जाएगा, ठीक है। इसी तरीके से जब बी में आप आओगे तो बी में जो है आप CHCl3 है, तो यहाँ पे एनसी प्रोडक्ट बनेगा। ये तो आप जानते ही हो, है ना। ये जो है बी रिएक्शन जो है ये दे देगा, ये क्या करेगा, ये एनसी प्रोडक्ट बनाएगा एवरीवन, ठीक है। ये कुछ इस तरीके का प्रोडक्ट बनाएगा, ठीक है। ये एनसी प्रोडक्ट बना लेगा। इस वाले केस में जो है अगर बनाएगा भी तो इन जनरल प्रोडक्ट तो नहीं बनना चाहिए, लेकिन फिर भी अगर बनाएगा तो सीएन प्रोडक्ट बनाएगा, क्योंकि AgBr बना लेगा और AgBr और सीएन यहाँ पे अटैच हो जाएगा। तो अगर बनेगा भी तो ये क्या बन जाएगा, ये क्या बन जाएगा, ठीक है। AgBr की जगह यहाँ पे ये हमारे पास सीएन ग्रुप अटैच हो जाएगा और AgBr बना लेगा, ठीक है। अगर बना देते हैं तो प्रोडक्ट, ठीक है। वो डिपेंड करेगा कि सिचुएशन कंसंट्रेशन क्या है, ठीक है। ठीक है, अगर प्रोडक्ट बनाएगा तो ये बनेगा, लेकिन हमें चाहिए क्या, ये इस तरीके से हमें प्रोडक्ट चाहिए, ठीक है। तो ये तो बिल्कुल नहीं है। और यहाँ पे देखो यही वाला चीज है, बस यहाँ पे एक कार्बन मिसिंग है, तो ये प्रोडक्ट तो बनेगा पर ये क्या हो जाएगा, बस बेंजाइल पे ही अटैच्ड हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये कुछ इस तरीके से बन जाएगा, बेंजाइल पे नहीं, फिनाइल पे सॉरी, है ना। बेंजाइल पे तो ये होता है ना। तो हमारे पास अगर ये ओरिजिनल सच में ये क्वेश्चन था तो ये आंसर हो जाएगा। अगर इस क्वेश्चन में थोड़ी सी भी गड़बड़ है या थोड़ी सी करेक्शन की जरूरत है तो आप एक बार देख लेना। अगेन वही वही रिएक्शन है KCN का, तो आप क्या करोगे, यहाँ पे जस्ट Br की जगह CN अटैच कर दोगे, और ये देख पा रहे हो कि ये बिल्कुल भी सेम नहीं है इस वाले के। तो ये हमें रिक्वायरमेंट था, ठीक है। ये हमारा क्या है, बेंजाइल आइसोसाइनाइड, ठीक है। ये क्या है, बेंजाइल आइसोसाइनाइड, ठीक है। ये हमारा रिक्वायरमेंट था, जो कि इन सारे जो प्रोडक्ट, ये तो मतलब मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन है तो आप देख लेना एक बार, ठीक है। एक बार हमें कमेंट में जरूर बता देना कि कौन सा ऑप्शन क्वेश्चन का रियल क्वेश्चन था, ठीक है। और क्या इनमें से ये सारे ऑप्शन सही थे या फिर एक कोई जो एक्स्ट्रा है वो मार्क कर देना ABCD के अनुसार, ठीक है। चलिए, आंसर क्या हो जाता है इस केस में एवरीवन, इस केस में तो बी आंसर हो जाएगा, है ना। चलिए मिलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन में। पास एक और क्वेश्चन है एवरीवन, जिसमें फिर पूछा जा रहा है हाउ मेनी कंपाउंड्स अमंग द फॉलोइंग हैविंग sp3 हाइब्रिडाइजेशन ऑफ द सेंट्रल एटम। ये इंपॉर्टेंट है, सेंट्रल एटम का हाइब्रिडाइजेशन पूछ रहा है। तो जब आप Br F5 माइनस आओगे तो ये क्या हो जाएगा, ब्रोमीन को आप जानते ही हो, ये जो हैलोजन ग्रुप्स के बिलोंग करता है, तो 7 इलेक्ट्रॉन ऑटोमोस्ट में होगा। तो 5 तो बॉन्ड के साथ हो जाएगा, बॉन्ड बनाएगा, और 2 जो है लोन पेयर के तौर पे हो जाएंगे। तो इसका आप क्या हो जाएगा, 5 बॉन्ड पेयर प्लस 1 लोन पेयर,
ठीक है। तो ये क्या हाइब्रिडाइजेशन शो करेगा, ये sp3d2। बस इसका स्ट्रक्चर बनाने की जरूरत ही नहीं पड़ा हमें, क्या बन ये हमें sp3 हमें तो हाइब्रिडाइजेशन ही केवल निकालनी है। तो पहला तो BrF5 माइनस तो बिल्कुल नहीं होगा। सेकंड की मैं बात करूं XeF5 माइनस, तो अगेन यहाँ पे क्या हो जाएगा, Xe जो होता है ऑलरेडी हमारे पास 8 इलेक्ट्रॉन इसके पास होते हैं। तो 8 में से जो है 3 इलेक्ट्रॉन नहीं बॉन्ड नहीं बना रहे, और 4 जो है सॉरी, हाँ, यहाँ पे जब आप देखोगे तो Xe 2 लोन पेयर होंगे और 5 इसके पास बॉन्ड पेयर होंगे, क्योंकि नेगेटिव भी है, नेगेटिव इसके सेंट्रल एटम पे चला जाएगा और 5 जो है बॉन्ड पेयर बना लेगा एवरीवन। ठीक है, ये कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर होगा। ठीक है ये, और ऊपर और नीचे जो है हमारे पास 2 लोन पेयर हो जाएंगे। ठीक है, ये लोन पेयर, और ये इसका जब मैं हाइब्रिडाइजेशन की मैं बात करूं तो sp3d3 बनता था, शायद आपको याद होगा। ठीक है, तो अब मैं बात करूं थर्ड वाले स्ट्रक्चर की। ठीक है, तो ये ICl2 माइनस, ओहो बहुत ही इजी क्वेश्चन था एवरीवन। ये क्या हो जाएगा, नेगेटिव अगेन एक इलेक्ट्रॉन के तौर पे काउंट होगा, कहां पे चला जाएगा, सेंट्रल एटम पे। तो ये बना जाएगा 3 लोन पेयर प्लस 2 बॉन्ड पेयर। अब ये वाले को आप जब देखोगे तो ये आ जाएगा sp3d2। ठीक है, ये sp3d2 है एवरीवन, बिल्कुल। और ये जो है लीनियर स्ट्रक्चर शो करेगा। ठीक है ना, क्योंकि लोन पेयर जो है इक्वेटोरियल पोजीशन पे आएंगे। अब बात करते हैं अपने फोर्थ वाले पे। तो ये पूछा क्या था क्वेश्चन, हाउ मेनी कंपाउंड्स, ओके sp3d2 नहीं, ये sp3d है ना, सॉरी sp3d है, हाँ। अब बात करते हैं ICl4 माइनस का। तो अगेन हमारे पास 2 लोन पेयर यहाँ पे हो जाएंगे, है ना, हाँ 2 लोन पेयर हो जाएंगे। इसके पास पहले तो 4 बॉन्ड बन जाएंगे, बचा हमारे पास 7 इलेक्ट्रॉन, 3 इलेक्ट्रॉन से एक नेगेटिव और ऐड कर दो, 4 इलेक्ट्रॉन, 4 से 2 लोन पेयर बन जाएंगे। तो ये ICl4 माइनस जो है यहाँ पे हमें शो कर रहा है 2 लोन पेयर और प्लस में 4 बॉन्ड पेयर। ठीक है, तो ये कितने हो जाएगा, ये इसका हो जाएगा हाइब्रिडाइजेशन sp3d2, राइट। तो जब इस वाले के पोर्शन में आप ध्यान से देखोगे तो क्या हो जाएगा, ICl4 माइनस SF4 में जब आप देखोगे, SF4 में आप देखोगे तो क्या है एवरीवन, एक लोन पेयर होगा, एक लोन पेयर होगा और हमारे पास 4 बॉन्ड पेयर होगा। ठीक है, एक लोन पेयर 4 बॉन्ड पेयर, अगेन यहाँ पे आप देखोगे तो ये sp3d बनेगा एवरीवन। ठीक है, अब हम बात करते हैं NH4 की। ओके, ढेर सारे कंपाउंड दिए थे, NH4 प्लस, तो ये तो सबको पता है, ये यहाँ पे जो है sp3d शो करता, sp3 शो करता है एवरीवन। ठीक है, इसको ज्यादा जानने की जरूरत नहीं है। अब बात करते हैं अपने 6 की। तो ये क्या हो जाएगा, ClF3, Cl के पास 7 थे तो 3 बॉन्ड बॉन्ड पेयर में काम आ गए, 3 बॉन्ड पेयर प्लस 2 लोन पेयर, ये क्या हो जाएगा sp3d, sp3d। अब बात करते हैं, ओके हमारे पास एक थोड़ा सा जगह और है तो यहीं पे बात कर लेते हैं XeF2। Xe के पास हमारे पास 8 इलेक्ट्रॉन है, तो 8 इलेक्ट्रॉन के पास हमारे पास क्या हो जाएगा, दो जो है बॉन्ड पेयर के रूप में काम आ गया, XeF2 की बात कर रहे हैं हम लोग, तो 2 बॉन्ड पेयर, ठीक है, प्लस जो 6 बन के वो 3 लोन पेयर, तो अगेन ये भी क्या हो जाएगा sp3d। ठीक है, अब बात करते हैं XeF4। तो Xe हमारे पास, XeF4 में 4 बॉन्ड पेयर प्लस 2 लोन पेयर। ठीक है, तो ये हो जाएगा sp3d2। ठीक है ना, तो ये हो जाएगा sp3d2। तो राइट एवरीवन, सो हमारे पास कितने कंपाउंड है, 1 2 3 और एक 4, 4 कंपाउंड ऐसे एवरीवन जो हमारे पास sp3d शो कर रहा है, राइट। और हमारे पास पूछा क्या था, यही तो पूछा था, तो इसका आंसर हमारे पास 4 हो गया। अगर मैं कोई कंपाउंड मिस कर रहा हूं, ठीक है, तो आप एक बार कंफर्म कर देना कमेंट बॉक्स में। ओके एवरीवन, मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। सो हेलो एवरीवन, अगेन हमारे पास एक और क्वेश्चन है। इस वाले क्वेश्चन में कुछ ज्यादा ही मतलब वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस चला गया था क्वेश्चन। ठीक है, तो जब आप इस क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ोगे तो ये K2Cr2 के बारे में पूछा था, और जो ये चैप्टर नहीं पढ़ते हैं, थोड़ा सा भी नहीं पढ़ा होगा, उसके लिए तो ये डिफिकल्ट हो जाता है ना। तो ये क्वेश्चन का डायरेक्ट ये जब K2Cr2 के बारे में पूछता है, K2Cr2 कैन बी यूज्ड एज ए प्राइमरी स्टैंडर्ड, यहाँ पे थोड़ा सा और आगे का लाइन लिखता इन वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस, तो शायद बहुत सारे स्टूडेंट इसको जो है वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस, तो शायद बहुत ज्यादा स्टूडेंट इसको समझ पाते, लेकिन इसने आधा तक यूज किया, इसलिए बहुत सारे स्टूडेंट इस चीज को समझ ही नहीं पाए होंगे।
ये पूरा स्टेटमेंट था एवरीवन। वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस में प्राइमरी स्टैंडर्ड की फॉर्म में यूज किया जाता है K2Cr2O7 को, ठीक है ना, इसकी हाई प्योरिटी की वजह से, ठीक है ना। अब आई होप ये वाला स्टेटमेंट जो है आप समझ पाए हो, ये करेक्ट स्टेटमेंट था। अब बात करते हैं स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चरली, ओके, स्ट्रक्चरली फिनोल्फ्थलीन इज ए वीक बेस इंडिकेटर। ओके, फिनोल्फ्थलीन के बारे में कल ही एक क्वेश्चन आया था एवरीवन, जिसमें कि पेथालामाइड से जो है 2 मोल्स फिनॉल रिएक्ट करके फिनोल्फ्थलीन बनाता है। तो हमने ये प्रोडक्ट आपको बनाकर दिखाया भी था। तो अगर आप रेगुलर वीडियो देख रहे हो इस चैनल पे तो आपको पता होगा कि कल ही हमने फिनोल्फ्थलीन बनाया था एवरीवन, ठीक है। ये हमारे पास कुछ इस तरीके का फिनोल्फ्थलीन बना था एवरीवन, ठीक है। मैं एक सेकेंड टाइम थोड़ा दीजिएगा, एक सेकेंड। तो ये हमारे पास फिनोल्फ्थलीन बन जाता है एवरीवन, ठीक है। और ये हमारे पास सिंस ये कह रहा है वीक बेस इंडिकेटर, ओके, यहाँ पे से गड़बड़ हो जा रहा है। ये वीक बेस की जगह हमारे पास अगर एसिड इंडिकेटर यूज किया होता तो ये सही हो जाता है एवरीवन, क्योंकि फिनोल्फ्थलीन होता है एसिडिक इंडिकेटर, ठीक है, एसिडिक इंडिकेटर। और ये क्या है, ये एक फिनोल्फ्थलीन है, जो भी आप समझ रहे हो, है ना, फेनोल्फ्थलीन, ठीक है। आई होप आप समझ पा रहे हो एवरीवन। ये हमने कल प्रोडक्ट बनाया था फिनोल्फ्थलीन से, जो 2 फिनॉल जो है आपस में रिएक्शन करके ये प्रोडक्ट देते थे फिनोल्फ्थलीन, ठीक है। सो सेकंड हमारा स्टेटमेंट रॉन्ग हो गया, पहला सही हो गया। तो 1 करेक्ट 2 रॉन्ग इज द राइट आंसर, सी इज द राइट आंसर एवरीवन। ये थोड़ा कुछ क्वालिटेटिव एनालिसिस वाले चैप्टर, यानी कि थोड़ा क्या बोलते हैं उसको, एनालिसिस पार्ट को भी इंक्लूड किया था, इसलिए क्वेश्चन पहला बार स्टेटमेंट में बहुत सारे को कंफ्यूजन हो गया होगा, क्योंकि मुझे लगता है थोड़ा सा पार्ट यूज किया था इसीलिए, है ना। यदि आपके पास इस क्वेश्चन में लगता है कि नहीं और भी कुछ था तो मुझे बताइए जरूर, ठीक है, क्योंकि मुझे एग्जैक्ट क्वेश्चन तो नहीं पता, लेकिन हाँ मेमोरी बेस्ड पे मुझे जहां तक पता है बस यही क्वेश्चन आया था, ठीक है। अगर अदर क्वेश्चन आया तो पूरा क्वेश्चन में कमेंट बॉक्स में एक बार जरूर लिख कर भेजें, थैंक यू। चलिए देखते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन को। सो हेलो एवरीवन, अगेन हमारे पास एक और क्वेश्चन है, जिसमें कि बहुत ही मुझे लग रहा है इजी क्वेश्चन पूछ लिया था, है ना। कंपेयर द एनर्जी ऑफ ऑर्बिटल फॉर द मल्टी इलेक्ट्रॉन स्पीसीज, ठीक है। हम जानते हैं एनर्जी हम कैसे कंपेयर करते हैं, n प्लस एल रूल अप्लाई जस्ट करते हैं, n प्लस एल रूल, ठीक है। जिसका n प्लस एल सबसे ज्यादा होगा उसकी एनर्जी सबसे ज्यादा होगी, ठीक है। तो ये बहुत ही सिंपल हो गया था एवरीवन, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, n प्लस एल जब आप करोगे तो आप देख पा रहे हो इसके लिए हमारे पास 6 आएगा, इसके लिए हमारे पास 5 आएगा, और इसके लिए 4 आएगा, और इसके लिए 3 आएगा एवरीवन। तो आप क्लियरली देख पा रहे हो सी का सबसे ज्यादा, फिर डी आएगा, फिर बी आएगा, फिर ए आएगा। कोई ऑप्शन मैच कर रहा है जो है ऐसा, सी डी बी ए, ओके, पहला ही ऑप्शन है एवरीवन, ठीक है। अगर ऑप्शन आपको कोई और क्वेश्चन था तो आप बता सकते हैं एवरीवन, ठीक है। n प्लस एल जो होता है मैक्सिमम एनर्जी होता है, मैक्सिमम एनर्जी, या फिर आप कह सकते हो हाईएस्ट एनर्जी, ठीक है ना, हाईएस्ट एनर्जी। तो जस्ट ये एटॉमिक स्ट्रक्चर का बहुत ही बेसिक क्वेश्चन था एवरीवन, और ये सबको जानता है ना। तो ये सबसे इजीएस्ट में से आप कह सकते हो आज के पेपर में जो है, ठीक है, आज के पेपर में से सबसे इजी क्वेश्चन था ये। थैंक यू एवरीवन। मैं देखते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन को। सो हेलो एवरीवन, एक और क्वेश्चन है हमारे पास जेईई मेंस का, ठीक है। ये 5 अप्रैल की हम लोग बात कर रहे हैं, ठीक है। ये क्वेश्चन कुछ ज्यादा ही कह सकते हो इजी भी है और कह सकते हो टफ भी है ना। मैं ट्राई करता हूँ आपको एनसीईआरटी का भी एग्जांपल आपको दिखा दूं, ठीक है। मेरे पास अगर बुक है तो मैं दिखा देता हूँ, लेकिन पहले मैं आपको समझा देता हूँ। NO2 माइनस, NO2 रहता तो चलो बात अलग थी, NO2 माइनस है, ठीक है। तो इसमें बहुत ज्यादा स्टूडेंट्स कभी कभी कंफ्यूज हो जाते हैं। तो चलो मैं पहले लेविस डॉट स्ट्रक्चर लिख लेता हूँ। इसके लिए 6 इलेक्ट्रॉन, ठीक है, ओके। इसके लिए भी मैं 6 इलेक्ट्रॉन, ऑक्सीजन का मैं ऐसे लिख देता हूँ, ठीक है। नाइट्रोजन को रिप्रेजेंट करने के लिए थोड़ा सा मैं स्ट्रक्चर में थोड़ा डिफरेंट कर देता हूँ, है ना। 1 2 3 4 4 5, अच्छा एक यहाँ पे ले लेता हूँ एक्स्ट्रा, ये वाले को हटाकर यहीं पे लिख देता हूँ, ठीक है। तो ये हमारे पास हो गए, इसको मैं हटा देता हूँ। अब देखो सबके अपने अपने इलेक्ट्रॉन्स आ गए, ठीक है। इसको देखो ये ऑक्टेट इस तरीके से बना लेगा, और सिंस यहाँ पे माइनस है तो एक माइनस जो है इसको ऐसे हो जाएगा, ठीक है। और ये अपने अपने ऑक्टेट कंप्लीट कर लेंगे एवरीवन, ठीक है।
एक सेकंड में थोड़ा सा ये हटा देता हूँ, ठीक है, ताकि ये थोड़ा खराब ना लगे। जब आप देखोगे तो यहाँ पे ऑक्टेट हर किसी का कंप्लीट हो जा रहा है। यहाँ पे ये ऑक्सीजन जो है ये माइनस गेन करेगा, ठीक है, जिसकी वजह से जो है ऐसे तो स्ट्रक्चर माइनस जो है पूरा ओवरऑल मॉलिक्यूल पे शो करता है, लेकिन जब आप स्ट्रक्चर देखोगे, ठीक है, तो इसका ऑक्टेट कंप्लीट हो रहा है, इसका भी ऑक्टेट कंप्लीट हो रहा है, ये नेगेटिव की वजह से, है ना, और इसका भी। और अगर सिंपली जब आप देखोगे तो ये कुछ इस तरीके से एग्जिस्ट करता है ये, और इस पे जो है लोन पेयर एक कायम रहता है। ये वाला को मैं अगर यहाँ पे शिफ्ट कर दूं, ठीक है, तो ज्यादा बेटर लगेगा। ये सिंगल बॉन्ड रहता है एवरीवन, ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन आप यहाँ पे दे लो और ये नेगेटिव का कुछ ऐसा सीन रहता है, ठीक है। या फिर इसको आप इस तरीके से भी लिख सकते हैं, O माइनस N के पास एक लोन पेयर डबल बॉन्ड O, ये दोनों जो है इक्विवेलेंट है। तो इस तरीके से जब आप इस पे अब अगर आप पूछोगे क्या है वैलेंस इलेक्ट्रॉन इन द नाइट्रोजन, तो यहाँ पे आपको दो इसके हो जाएंगे, दो इसके, चार हो गए, दो इसके हो गए, छह हो गए, दो यहाँ से हो गए, आठ, टोटल 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं एवरीवन। सो यहाँ पे थोड़ा सा कंफ्यूजन तो हो जाता है कभी कभी, क्योंकि लेविस स्ट्रक्चर जिसने बेसिक से नहीं किया होगा, बेसिक है लेविस स्ट्रक्चर एवरीवन, ठीक है, लेविस स्ट्रक्चर केमिकल बॉन्डिंग का कॉन्सेप्ट है, और जिसने नहीं किया है उसके लिए तो थोड़ा दिक्कत हो जाएगा। मैं आपको एनसीईआरटी में दिखाने की कोशिश करता हूँ एवरीवन, प्लीज वेट। ओके, तो हम आ चुके हैं केमिकल बॉन्डिंग में। एक सेकेंड, मैं केमिकल बॉन्डिंग में कहाँ पे है, लेविस स्ट्रक्चर स्टार्टिंग में ही मिल जाता है एवरीवन, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आप देख सकते हो, ओके, ये एग्जाम्पल से पूछा गया था एवरीवन, ठीक है। मैं आपको थोड़ा सा जूम करके दिखाने की कोशिश करता हूँ। ये क्वेश्चन था, राइट डाउन, ठीक है, एक सेकेंड, राइट द लेविस स्ट्रक्चर ऑफ द इन नाइट्रेट आयन, ठीक है, NO2 माइनस का। तो ये हम लोग क्या करते हैं, शुरुआती में पहले टोटल नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन काउंट करते हैं, जो कि आप देख सकते हो, ठीक है। उसके बाद ये जो भी स्ट्रक्चर है ये उसको बनाते हैं, ठीक है। ये यहाँ पे है, ईच ऑफ द ऑक्सीजन एटम इज कंप्लीटिंग देयर ऑक्टेट, ठीक है। ये हमारे पास स्ट्रक्चर जो अभी हमने बनाया था, देखो ओवरऑल पे हम लोग नेगेटिव देते हैं इस वाले केस में, ठीक है। अब देखो यहाँ पे ये दो जो एक इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन का, एक इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन का यहाँ पे पार्टिसिपेट कर रहा है, और ये लोन पेयर के तौर पे रह जा रहा है, देखो आप, है ना। और ये डबल बॉन्ड बना रहा है एवरीवन, और ये सिंगल बॉन्ड बना रहा है, और ये नेगेटिव इस तरीके से, ठीक है। तो आई होप सबको ये समझ में आ गया होगा। एनसीईआरटी देख रहे हो कितना इंपॉर्टेंट है जेईई मेंस में। सो एनसीईआरटी आप जरूर करें, केमिकल बॉन्डिंग हो गया, है ना। इनऑर्गेनिक का मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन, और कह सकते हो ऑर्गेनिक का बहुत सारे क्वेश्चन हमारे पास एनसीईआरटी से देखने को मिल रहा है। मैं हर एक वीडियो में आपको शो करता हूँ एनसीईआरटी कौन सी लाइन से पूछा गया है, कहाँ से पूछा गया है ना। तो अगर आपको रियलिटी में चेक कर लेना है आंसर आने से पहले कि, और आपको श्योर होना है कि पक्का ये आंसर था ना, तो आप वीडियो को जरूर ध्यान से देखें, क्योंकि एनसीईआरटी में हर एक लाइन को मैं दिखा देता हूँ। मिलते हैं अपने अगले क्वेश्चन में एवरीवन। सो एक और क्वेश्चन है हमारे पास एवरीवन। इसमें क्वेश्चन ये क्वेश्चन कह रहा है द मोल फ्रैक्शन ऑफ द वाटर इज 10%, okay, sorry, mole fraction of water in 10% weight by weight solution of aqueous urea। यूरिया का हमारे पास aqueous solution है, तो यहाँ पे सॉल्यूट क्या हो जाएगा एवरीवन, सॉल्यूट हमारे पास यूरिया हो जाएगा, जिसका फॉर्मूला होता है NH2, सॉरी NH2C डबल बॉन्ड O NH2, राइट। जब इसका मॉलिक्यूलर वेट आप जब निकालोगे तो कितना हो जाएगा, NH2 हो गया 14 टू 16, 16 16 कितना हो जाएगा 32, 32 प्लस 12 प्लस 16, ये हो जाएगा 44 प्लस 16 इज 60, 60 ग्राम पर ml, सॉरी 60 ग्राम पर मोल, ठीक है। ये हमारे पास क्या है, मॉलिक्यूलर मास, ठीक है। हमने मॉलिक्यूलर मास निकाल लिया, लेकिन क्या ये यूज है, तो 10% वेट बाई वेट है। इसका मतलब यह है कि 100 ग्राम सॉल्यूशन में से 100 ग्राम सॉल्यूशन कंटेन, ठीक है, 100 ग्राम सॉल्यूशन कंटेन 10 ग्राम ऑफ CS solute, ठीक है। दिस इज ओके। सो नाउ इट इज सेइंग दैट, सो लेट्स assume, ठीक है, लेट्स assume 100 ग्राम solution, ठीक है, in which that one I have 90 ग्राम H2O and 10 ग्राम यूरिया, ओके। तो ये हमारे पास यूरिया हमारे पास हो गया, ठीक है। अगर मैं इस यूरिया से मोल्स निकालूं तो क्या हो जाएगा, 10 ग्राम, पहले तो हमें मोल्स निकालने के लिए 60 से डिवाइड करना होगा, तो ये कुछ आ जाएगा 1/6,
ठीक है, इसको ऐसे ही रहने देते हैं। इससे मोल निकालेंगे तो 90 डिवाइडेड बाई 18, ठीक है, 18×90, हाँ ये 5 आ जाएगा। तो इसका मोल फ्रैक्शन अब जब निकालोगे, मोल फ्रैक्शन क्या होता है, मोल फ्रैक्शन आप यूरिया का हम बात कर रहे हैं, ठीक है, यूरिया, यूरिया का आप जब निकालोगे तो मोल फ्रैक्शन कितना हो जाएगा, मोल्स ऑफ यूरिया 1/6 डिवाइडेड बाई टोटल मोल्स, तो 1/6 + 5, ठीक है, तो ये 1/6 तो ऐसे ही रह जाएगा, डिवाइडेड बाई 6×5 = 31 डिवाइडेड बाई 6, ये 6 से 6 कट गया, 1/31 आ रहा है एवरीवन। और ये जो है वो x मल्टीप्लाइड बाई 10⁻³ के बराबर है। तो मैं जस्ट ये कैलकुलेटर निकाल के आपको एक बार कैलकुलेट करके दिखा देता हूँ, है ना। 1/31 हमें कैलकुलेट करना है, 1 भागा, ठीक है, 1 डिवाइडेड बाई 31 इज इक्वल टू हाउ मच, इट्स कमिंग इज इक्वल टू 0.0322, right? One second, 0.322, okay. So when we multiply 1000, it is coming around, it's coming around, point is here, so it is coming around 1032.25, we can neglect, ठीक है, remaining, can we write like this everyone, ठीक है, can we write this number into this form so that we can correlate this one and this one, and x will approximately what, 32, can we say everyone? So according to this, it's this answer of this question is 32, because we are neglecting, okay, we are neglecting out of this one 2 5 after that, because it is less than 5, right? So अगर हम इस चीज को निग्लेक्ट कर देते हैं तो हमारे पास आंसर बनता है, आई मीन आता है x = 32। सो क्या ये क्वेश्चन यही था एवरीवन? अगर यही था तो आप एक बार आंसर चेक कर लेना, ठीक है, और हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बता देना, ठीक है। ओके, चलिए मिलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन में। सो एक और हमारे पास बहुत ही इजी क्वेश्चन पूछा गया एवरीवन। ये आप कह सकते हो कि एसिडिक स्ट्रेंथ बेसिक स्ट्रेंथ से भी है, या तो फिर आप एमाइंस वाले क्वेश्चन चैप्टर से भी आप देख सकते हो। ये क्वेश्चन दोनों जगह मेंशन आपको मिलेगा, और जीओसी में भी आपको ये क्वेश्चन देखने को मिल जाता है। बेसिक स्ट्रेंथ आपको अगर बतानी है तो जीओसी से आप कर सकते हो, ठीक है। लेकिन मैं आपको एनसीईआरटी के थ्रू जाना पसंद करूंगा, और मैं आपको एमाइंस में दिखाना चाहूंगा एवरीवन कि एमाइंस में आपको ये कहाँ देखने को मिलता है, ठीक है। क्योंकि मेरे पास ये जो है एनसीईआरटी ज्यादा इजीली पढ़ रहा है, क्योंकि एनसीईआरटी मुझे आजकल ज्यादा याद रह रहा है ना। तो ये देखो हमारे पास, अगर हमारे पास बेसिक स्ट्रेंथ की बात किया जाए, ठीक है, कहाँ पे लिखा है, देयर इज इंडक्टिव इफेक्ट बेसिक स्ट्रेंथ, ओके, यहाँ पे है एवरीवन, ठीक है। मैं एक बार हाईलाइट कर देता हूँ। Okay, solvation effect and allosteric hindrance of the alkali group which decide the basic strength of the alkyl amine in the aqueous state. Okay, the basic order of the basic strength in the aqueous solution is this. Okay, it's question related to basic strength ना, basic strength aqueous solution mention नहीं किया है, अगर नहीं किया है तो भी आप क्या ही कह सकते हैं, है ना। तो अगर नहीं किया है तो भी आप देख लो, है ना, क्या आंसर हो जाएगा। अच्छा, यहाँ पे पीएच का इंक्लूडेड था, पीएच था, पीएच भी था, यानी फिनाइल भी था, फिनाइल एनिलीन है, NH3 है, और C2H5 NH2 है। तो क्या आंसर हो जाएगा एवरीवन, आप एक बार देख लो, ठीक है। देखता हूँ मेरे पास और भी जगह है क्या। अच्छा, यहाँ बेसिक स्ट्रेंथ फिनाइल में सबसे कम हो जाएगा, क्योंकि क्या हो जाएगा, रेजोनेंस की वजह से, देख लो, है ना, रेजोनेंस की वजह से जो है फिनाइल ग्रुप का सबसे कम हो जाएगा। तो हमारे पास अब बचता क्या है, ये C2H5 NH2 और NH3, C2H5 NH2 और NH3 में C2H5 NH2 का ज्यादा होता है, सॉरी C2H5 NH3 का NH2 सॉरी, इसका सबसे ज्यादा होगा, फिर NH3 का होगा एवरीवन, उसके बाद हमारे पास आ जाएगा PHNH2 यानी एनिलीन का, ठीक है। वो इसलिए क्योंकि यहाँ पे जो लोन पेयर होता है, देखो ये लोन पेयर जो है बार बार रेजोनेंस में जाता है, और ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाता है, जिसकी वजह से ये लोन पेयर जो है वो ज्यादा डोनेटेबल टेंडेंसी में नहीं रहता है। ओके, सो आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आया हो। तो आंसर क्या हो जाएगा एवरीवन, ठीक है, एक बार आप देख लो आंसर क्या हो जाएगा। ये सबसे नंबर रैंकिंग 1 पे आएगा, ये 2 पे आएगा, और ये 3 पे आएगा, यानी कि RQP। अच्छा, कोई ऑप्शन ही नहीं है, अच्छा पहला ही तो है RQP, पहला आंसर इज द राइट आंसर एवरीवन, फर्स्ट ऑप्शन इज द राइट आंसर। अगर आपको कोई और भी इस क्वेश्चन में थोड़ा सा अगर गड़बड़ है या कोई अदर क्वेश्चन था तो आप मुझे जरूर बताना, ठीक है। मैंने आपको एनसीईआरटी दिखा भी दिया है, आप वहां से भी देख सकते हो आंसर क्या था, ठीक है। थोड़े से अगर इसमें कोई CH3 का कोई है, अगर CH3 NH2 था तो वो भी बता देना, ठीक है। मैं बार बार कह रहा हूँ तो एक बार आप जरूर देख, अगर आप देख रहे हो सच में क्वेश्चन क्या था, ये जरूर एक बार बताना। अगर आप ऐसे नहीं लिख पा रहे हो,
जस्ट आप मिथाइलमाइन जो भी कर सकते हो वो एक बार आईपीएसी नाम लिख कर दे देना, ठीक है। चलिए मिलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन में। सो हेलो एवरीवन, एक और बहुत ही इजी क्वेश्चन है हमारे कह सकते हो आयनिक इक्विलिब्रियम से क्वेश्चन है एवरीवन, ठीक है। आयनिक इक्विलिब्रियम और बहुत ही इजी क्वेश्चन है। वैसे तो इसे हम देखते ही शॉर्ट में आंसर कर देते हैं, सी इज द राइट आंसर, क्योंकि ये 10⁻⁻7 KOH दिया हुआ है। तो ये KOH जो है ऑलरेडी बहुत ही पीएच पूछा था, तो पीएच जो है बहुत ही क्लोज होगा, ठीक है ना, क्योंकि बहुत ही ज्यादा डाइल्यूटेड है एवरीवन, ठीक है। इस क्वेश्चन को आप ध्यान से देखो तो क्या है ये, यहाँ पे जो है पीएच पूछा है, तो पहले तो हमें ये देखना है कि 25 डिग्री सेल्सियस भी दिया हुआ है। तो वाटर की मैं बात करूँ तो यहाँ पे H प्लस और OH माइनस का कंसंट्रेशन एट 25 डिग्री सेल्सियस जो होता है वो 10⁻⁻14 हो जाता है। अगर यहाँ से हम बात करूँ तो कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस और कंसंट्रेशन ऑफ OH माइनस दोनों का सेम होता है 25 डिग्री सेल्सियस पे, ठीक है, वाटर के लिए। बट यहाँ पे हमारे पास KOH का सॉल्यूशन है, तो इसका मतलब OH माइनस हमारे पास दो वजह से होगा। एक तो हमारे पास KOH होगा, KOH, और दूसरा हमारे पास किसकी वजह से होगा, वाटर की वजह से, ठीक है। तो हम मान लेते हैं, लेट अज्यूम दैट OH माइनस का कंसंट्रेशन हमारे पास X है, ठीक है। तो अगर मैं इस चीज को यहाँ पे पुट करूँ तो कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस अब कैसे निकाल, कितना आ जाएगा, 10⁻⁻14 डिवाइडेड बाई OH माइनस का कंसंट्रेशन हमने X माना है तो जस्ट X पुट कर दो, ठीक है। अब इस वैल्यू को हम क्या करते हैं, इसको फर्स्ट इक्वेशन मान लेते हैं। अब ये सेकेंड इक्वेशन है, इस वाले में जस्ट आप पुट कर दो उसको, ठीक है। तो क्या आ जाएगा, KOH का कंसंट्रेशन हमारे पास कितना है, ये हमारे पास दिया हुआ है, अच्छा 10⁻⁻7 है, ठीक है। और टोटल हमने कितना मान रखा है, OH माइनस का कंसंट्रेशन हमने मान रखा है X, है ना। ये थोड़ा सा अजब स्टेप लगता है, पर कोई नहीं, यही तरीका है इसको सॉल्व करने का, है ना। चलो 10⁻⁻14 डिवाइडेड बाई X, ये हमारे पास है, ये हमारे पास आया वैल्यू। इसको जब आप एक्स स्क्वायर प्लस माइनस 10⁻�7x ऐसे करके जब सॉल्व करोगे, ठीक है ना, बहुत ही लंबा प्रोसेस। एक हमारे पास क्या बनता है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनता है एवरीवन, ठीक है, 10⁻⁻14, ठीक है। इस तरीके का हमारे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनता है। इसे हम जब सॉल्व करते हैं, ठीक है, तो हमारे पास x का वैल्यूज आता है, ठीक है। वन सेकेंड, ठीक है। तो यहाँ से x जब आप कैलकुलेट करोगे तो वो 7.02 के अराउंड आएगा एवरीवन, ठीक है। ओके, सो इस तरीके से आप आई होप समझ पाए होंगे। थोड़ा सा यहाँ पे इस वाले प्रोसेस से चलते हैं तो थोड़ा लगता है लंबा है, पर कोई नहीं, ये जो है लंबा प्रोसेस ही है। शॉर्टकट में तो हम इसे इजिली मार कर निकल रहे होते हैं, ठीक है। हाँ, यदि ये 1 मोलर KOH होता तो हम कह सकते थे इसकी पीएच वैल्यू जो है अराउंड 14 के अराउंड आती, ठीक है, 13 पॉइंट समथिंग आती, है ना। लेकिन 1 मोलर ना हो कि बहुत ही ज्यादा डाइल्यूटेड है एवरीवन, ठीक है। ये जो है इसकी कंसंट्रेशन ऑलमोस्ट इक्वल है वाटर के, तो वाटर के कंसंट्रेशन के इक्वल है तो पीएच भी वाटर के अराउंड ही आएगा, क्योंकि, है ना। चलो आगे बढ़ते हैं एवरीवन। हेलो एवरीवन, एक और क्वेश्चन है हमारे पास जेई मेंस का। ओके, सो ये क्वेश्चन बहुत ही कह सकते हैं कार्बोहाइड्रेट्स का, बायोमोलिक्यूल्स का बहुत ही क्वेश्चन पूछा जा चुका है, और मैं आपको दिखाऊंगा भी एनसीईआरटी में कि कहाँ से ये लाइन पूछा गया है। तो पहले क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं, क्या पूछ रहा है ये। ग्लूकोज एग्जिस्ट इन टू एनोमेरिक फॉर्म, ये बात तो सही है, बिल्कुल सही है। स्टेटमेंट 1 तो सही है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अगर स्टेटमेंट 1 कोई कह रहा है गलत है तो वो ऑप्शन छाड़ दो, है ना। तो पहला, सेकंड और थर्ड तो ऑप्शन गलत है ना। पहला तो पक्का सही है। अच्छा, पूछा क्या था, ये तो इंपॉर्टेंट है एवरीवन। करेक्ट स्टेटमेंट पूछा था, सॉरी, हाँ, इसका मतलब पहला तो सही है। अल्फा डी ग्लूकोज हैज मोर मेल्टिंग पॉइंट देन बीटा डी ग्लूकोज, यहाँ पे शायद गड़बड़ है, क्योंकि बीटा डी ग्लूकोज जो होता है उसकी मेल्टिंग पॉइंट थोड़ी सी ज्यादा हो जाती है। मैं भी थोड़ा शायद भूल रहा हूँ, है ना। ओके, चलो देख लेते हैं। अल्फा डी ग्लूकोज हैज ऑप्टिकल रोटेशन इज प्लस 19 डिग्री सेल्सियस, बीटा डी ग्लूकोज इज दिस मच। ओके, इसमें भी मुझे थोड़ा डॉट लग रहा है, क्योंकि इतना ज्यादा तो नहीं होता था, है ना। एक सेकंड देख लेते हैं। अल्फा डी ग्लूकोज हमारे पास, ओके, ये क्या है, ग्लूकोपैरानोज, ठीक है। और ये हमारे पास इसका स्ट्रक्चर, दोनों का स्ट्रक्चर है, ठीक है। मुझे ये वाला भी ऑप्शन में भी थोड़ा दिक्कत हो रही है, मुझे लगता है ये सही है, लेकिन एक बार चेक कर लेते हैं एनसीईआरटी से। एग्जैक्टली मैं थोड़ा सा भूल रहा हूँ, है ना। तो एक काम करते हैं ना, एनसीईआरटी में हम चेक कर लेते हैं। हमारे पास कार्बोहाइड्रेट होना चाहिए एवरीवन, ठीक है। देखते हैं हमारे पास कार्बोहाइड्रेट कहाँ पे है।
ठीक है, कार्बोहाइड्रेट बायोमोलिक्यूल्स से हम एनसीईआरटी में जाते हैं, बायोमोलिक्यूल्स हमें चाहिए। ठीक है, तो ऑलरेडी हमारे पास मैंने पिछले दिन क्वेश्चन में शो किया था, आपको बताया था। ठीक है, हमारी बात हो रही थी ग्लूकोज के लिए। तो ग्लूकोज हमारे पास 2 एनोमर के फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं। ये रहा हमारे पास दोनों ग्लूकोज। तो आप ये स्ट्रक्चर देखो, शायद हमने कहा था ये सही है, ये देखो। ठीक है, तो ये क्या है, जब आप इस क्वेश्चन को ध्यान से देखोगे तो क्या हो जाएगा, एक सेकेंड, हमारा क्वेश्चन क्या था, ये हमारा क्वेश्चन है और ये हमारे पास सॉल्यूशन है ना। ये हमारे पास अल्फा डी ग्लूकोपैरोनो पायरोनोज, ठीक है, नाम पढ़ने में भी तकलीफ हो रही है। तो ये लगभग सही है स्ट्रक्चर, आप ध्यान से देखो। अच्छा, ये देखो OH यहाँ पे है, OH यहाँ पे, ठीक है। तो 6 पोजीशन पे CH2 ग्रुप, ये वाला तो सही है। ये वाला को आप देख लो, उल्टा है बिल्कुल। और ये बिल्कुल, स्ट्रक्चर तो दोनों का सही है एवरीवन। ठीक है, दोनों का स्ट्रक्चर सही है। ओके, तो इसका मतलब स्टेटमेंट 4 तो पक्का सही है। मैं आपको हर बार एनसीईआरटी से इसलिए दिखाता हूँ क्योंकि एनसीईआरटी से आपको दिखाने के बाद श्योर तो हो जाते हो, है ना, कि हाँ ये क्वेश्चन से सही है। आपको यहाँ पे भी दिखा रहा हूँ, अल्फा फॉर्म और बीटा फॉर्म में जो कि एग्जिस्ट करते हैं उसको एनोमर्स भी कहते हैं। बिल्कुल, ये पहला स्टेटमेंट था, ग्लूकोज एग्जिस्ट इन 2 एनोमेरिक फॉर्म। ठीक है, जो कि अल्फा और डी है। ठीक है, 2 साइक्लिक हेमिएसिटिल ग्लूकोज डिफर फ्रॉम ओनली इन द कॉन्फ़िगरेशन एट सी। ठीक है, जिसे हम लोग एनोमेरिक कहते हैं, अल्फा और बीटा। ओके, और तीसरा स्टेटमेंट क्या था, मेल्टिंग पॉइंट से रिलेटेड, अल्फा डी ग्लूकोज का जो है मेल्टिंग पॉइंट से रिलेटेड था। तो यहाँ पे है अल्फा डी ग्लूकोज, अल्फा फॉर्म ऑफ द ग्लूकोज। ठीक है, अल्फा फॉर्म इज 419 है, और ये जो है 423, यानी कि जस्ट 4 डिग्री सेल्सियस कह लो, केल्विन कह लो, है ना। 4 डिग्री का फर्क होता है एवरीवन। ठीक है, यहाँ पे हम मेल्टिंग पॉइंट की बात कर रहे हैं। तो इसका मतलब ये जो हो गया, ये जो अल्फा, ये जो है लेस, मैंने बताया था कि ये जो है इसमें गड़बड़ है, तो ये गलत है। ये जो है अल्फा डी ग्लूकोज जो है थोड़ा सा कम मेल्टिंग पॉइंट होता है, 419 होती है, और ये बीटा डी ग्लूकोज जो होता है 423 होता है एवरीवन। केल्विन में कह लो, ठीक है, केल्विन में ही है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तीसरा स्टेटमेंट क्या था, अल्फा डी ग्लूकोज हैव ऑप्टिकल रोटेशन थीटा इज इक्वल टू 19 डिग्री सेल्सियस। तो रोटेशन, ऑप्टिकल रोटेशन के बारे में मैं देखता हूँ, कहीं ना कहीं तो मेंशन था, मैं भूल गया, यहीं पे होना चाहिए। अगर मैं रोटेशन की मैं बात करूँ तो कहाँ पे है, एक सेकंड मैं थोड़ा सा रोटेशन की मैं बात कर लेता हूँ। अच्छा, मैं ग्लूकोज की बात कर रहा हूँ। Glucose 1, glucose behavior could not see five involving in the structure in numeric form of oxygen. एनसीईआरटी में शायद ये इस चीज की मेंशन है या नहीं, मैंने शायद पढ़ा है रोटेशन के बारे में, कहीं तो होगा। These two cyclic exist in equilibrium with the open chain. ओके, ठीक है, ring formation 6 member and the behavior could not be explained by the open chain structure. It was ठीक है, do not give steps. ओके, इस वाले क्वेश्चन का ये वाला क्वेश्चन जो है, अल्फा डी ग्लूकोज हैज ऑप्टिकल रोटेशन थीटा इज इक्वल टू 19 डिग्री सेल्सियस एंड बीटा डी ग्लूकोज हैज ऑप्टिकल रोटेशन थीटा इज इक्वल टू 112 डिग्री सेल्सियस एवरीवन। ओके, तो चलो अब ऑप्शन के थ्रू चेक कर लेते हैं, क्योंकि ये वाला क्वेश्चन का ये स्टेटमेंट मुझे क्लियरली नहीं मिल रहा है एनसीईआरटी में, तो मुझे थोड़ा डाउट है इस क्वेश्चन के इस वाले स्टेटमेंट पे। तो ऑप्शन के थ्रू चल लेते हैं ना। सेकेंड भी हमारे पास इनकरेक्ट है, तो सेकेंड अगर इनकरेक्ट है तो ये और ये तो ऑप्शन गए। ठीक है, सेकेंड ये भी इंक्लूड करता है, तो केवल और 1 और 4 सही है एवरीवन। इसका मतलब ये बिल्कुल मैंने सही गेस किया, ये गलत है। ठीक है, मतलब इन दोनों रोटेशन का डिग्री एग्जैक्ट मुझे याद नहीं है, ठीक है, मैं भूल गया हूँ, एनसीईआरटी में भी शायद नहीं मेंशन है। ठीक है, तो
क्या? हाँ बिल्कुल, 1 और 4 केवल सही है स्टेटमेंट एवरीवन, और थर्ड जो है रॉन्ग है। तो ये क्वेश्चन थोड़ा ज्यादा लंबा हो गया, पर कोई नहीं, मैंने आपके एनसीईआरटी से लाइन बाय लाइन प्रूफ के तौर पे दिया है, तो आप देख सकते हो और श्योर कर सकते हो अपने आप को। अगर इस क्वेश्चन में थोड़ी सी भी कुछ गड़बड़ है या फिर ऐसा लग रहा है कि नहीं क्वेश्चन थोड़ा डिफरेंट था, तो आप मुझे फिर से चैट बॉक्स में आप एक बार मुझे कमेंट में जरूर बता देना, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। ओके, एक और क्वेश्चन है एवरीवन। सो ये बहुत ही इजी क्वेश्चन है और मैं मेरा ये फेवरेट है ना, ये टॉपिक मेरा फेवरेट है, और मैं इस क्वेश्चन को बहुत मैकेनिज्म के थ्रू भी समझाऊंगा, ठीक है। तो ये मैकेनिज्म आप देख लो, ठीक है। बहुत ही इजी क्वेश्चन है। पहले तो ये जो है इस इन दोनों का रिएक्शन होता है, ठीक है। इन दोनों का रिएक्शन होगा तो ये क्या बना देगा, यहाँ से जो है क्लोरीन को बाहर निकाल लेगा, वो अपने साथ लेकर चला जाएगा और यहाँ पे प्लस बना देगा। अब ये जो पहला जो बना है ये कार्बोकटायन, ये फर्दर रीअरेंजमेंट होगा और ये 1 डिग्री कार्बन प्लस है तो ये 2 डिग्री कार्बन प्लस में चला जाएगा, ठीक है, यहाँ पे आ जाएगा। अब ये जो है फिर से फ्रीडल क्राफ्ट, सॉरी अल्काइलेशन, हाँ वही फ्रीडल क्राफ्ट अल्काइलेशन एसाइलेशन, तो यहाँ पे अल्काइलेशन हो रहा है एवरीवन। तो ये क्या हो जाएगा, इस वाले बेंजीन के किसी भी एक पोजीशन को आप चूज कर लो, वहां पे ये कार्बोकटायन अटैच्ड हो जाएगा। जब ये अटैच्ड होगा तो ये प्लस हट जाएगा और ये इस तरीके का एक बॉन्ड बन जाएगा, और फाइनल जो हमारे पास प्रोडक्ट बनेगा वो कुछ इस तरीके का होगा। देख रहे हो ये क्या है, ये हमारे पास ठीक है, यही तो है, ये हमारे पास प्रोडक्ट है। आगे बढ़ते हैं। अब क्या है कि इनकरेक्ट स्टेटमेंट पूछा था, आइसोप्रोपाइल कार्बोकटायन इंटरमीडिएट इज फॉर्मेड। हाँ हमारे पास एक कार्बोकटायन बन रहा है आइसोप्रोपाइल, ठीक है। आइसोप्रोपाइल बेंजीन इज द मेजर प्रोडक्ट फॉर्मेड, ये आइसोप्रोपाइल ही है, ठीक है, बेंजीन आइसोप्रोपाइल बेंजीन ही है। ओके, आइसोप्रोपाइल बेंजीन। आगे क्या पूछ रहा है, यानी कि ये दोनों तो पक्का सही हो गए। रीअरेंजमेंट ऑफ कार्बोकटायन अकेन, ओहो बिल्कुल सही बात है भैया, ये रहा हमारा रीअरेंजमेंट, ठीक है। आगे बढ़ता हूँ। डी कह रहा है प्रोडक्ट इज लेस रिएक्टिव देन बेंजीन टुवर्ड द इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन। ओ थोड़ा सा यहाँ गड़बड़ हो गई है, इस वाले को आप जब देखोगे तो ये बेंजीन से ज्यादा होता है रिएक्टिव, क्योंकि यहाँ पे प्लस आई काम कर रहा है ना, इंडक्टिव इफेक्ट काम करने की वजह से ये जो है क्या शो करेगा, प्लस आई ज्यादा, प्लस आई की वजह से ये जो है ज्यादा रिएक्टिव है, लेस नहीं। यहाँ पे लेस की वजह से ये गलत हो गया, वरना ये भी सही हो जाता। अच्छा पूछा ही यहाँ इनकरेक्ट, ठीक है, तो यही हमारा आंसर है एवरीवन, ठीक है। डी इज द रॉन्ग स्टेटमेंट एंड दिस इज द आवर रिक्वायरमेंट आंसर। ओके, सो डी इज द राइट आंसर एवरीवन। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, ठीक है।